श्रेया अपनी जेठानी मोना, सास सुशीला, ससुर त्रिलोकी, जेठ अंकित और ननद चेतना के साथ रहती है। उसका पति धवल दूसरे शहर में नौकरी करता है, इसीलिए वो इनके साथ नहीं रहता। श्रेया की जेठानी स्वभाव से काफी सरल और खट्टी होती है। उसके मन में जो भी होता है वो उसे मुंह पे बोल देती है। वही श्रेया मीठे बोल बोलकर सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में दुनिया भर का कपट भरा होता है। एक दिन, मोना बहू, श्रेया बहू, सारे पकवान ठीक से रेडी तो हो गए हैं ना? लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ माँ जी, सब कुछ तैयार है, बस अब जल्दी से नाश्ते के लिए गर्मा गर्म समोसे तलने बाकी है। हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए और ऐसा समझिए कि आज हमारी चेतना का रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा। हाँ श्रेया बहू, भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा माँ जी, क्योंकि बहुत ही अच्छे घर के लोग हैं वो। हमारी चेतना भी उनके साथ बहुत मजे से रहेगी। लेकिन माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़का नशेड़ी है माँ जी। क्योंकि उस लड़के को मैंने और श्रेया ने एक दिन नुक्कड़ के पीछे की गली में नशा करते हुए देख लिया था। और तो और मैंने लोगों से सुना भी है कि वो कई बार हवालात की हवा भी खाकर आया है। अरे मोना भाभी, ये आप क्या कह रही हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और कब देखा था मैंने उसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मोना, तेरे मुंह में तो हमेशा बुरी और खट्टी बातें ही निकलती है। अरे मेरी बेटी का घर अभी तक बसा भी नहीं है और उससे पहले ही तू उसे अपनी काली जुबान से उजाड़ना चाहती है। नालायक निकम्मी कही की। माँ जी, आप भाभी की बातों में मत आइए। लड़के वाले कितने अमीर हैं और सभी घर वाले बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी को कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी वहां पर ननद चेतना आती है। मोना भाभी, ये सब आप जलन के मारे कर रही हो ना? मैं अच्छे से जानती हूँ आपको कि आप कितनी बुरी हो। अरे आपको तो किसी टीवी शो में वैम्प का रोल करना चाहिए, क्योंकि असल में तो आप वही हो। आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन चेतना, मैं भला तुमसे क्यों जलूं? अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अरे अच्छे से जानते हैं हम तुम्हें कि तू कितनी भलाई चाहती है हमारी। सभी लोग मोना को ही गलत समझते हैं और चेतना और उस नशेड़ी लड़के का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर अगले दिन श्रेया अपनी माँ हंसा से गार्डन में मिलती है और घर के सारे किस्से बताती है। बहुत खूब श्रेया बिटिया, ऐसे ही चाशनी के जैसे मीठी बनकर अपने घर वालों को तेरे जेठानी के खिलाफ कर दे, जिसके बाद सभी घर वाले तेरे इशारे पर नाचेंगे और तू ही घर की मुखिया हो जाएगी। हाँ माँ, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गई। वैसे मेरी जेठानी तो मुंह से ही खट्टी है, लेकिन दिल से वो सबके लिए अच्छा सोचती है और जो भी बोलती है सही बोलती है। वो लड़का सच में नशेड़ी है, लेकिन मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी वो कुंवारी ननद जल्द से जल्द चली जाए, ताकि मेरा काम और घर का एक सदस्य कम हो जाए। वेरी वेरी गुड बिटिया रानी, ऐसे ही चालाकी से सब कुछ हड़प ले बेटा, वरना ये दुनिया तुझे नोच खा जाएगी। हाँ माँ, मैं आपकी सारी बातों को ध्यान में रखने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर एक दिन श्रेया अपने ससुर को ढेर सारा ऑयली और मीठा खाना देती है। ये लीजिए पापा जी, ये शाही टुकड़ा भी लीजिए। आपको ये बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने बनाया है आपके लिए। और ये मटर की कचौरियाँ भी, इन्हें लाल और हरी चटनी के साथ खाइए। हे भगवान, श्रेया, तुम ये सब क्या कर रही हो? पापा जी,
आप ये सब मत खाइए। इतना तला भुना और मीठा खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन भाभी, पापा जी को कोई बीमारी भी नहीं है, ना ही ये कोई दवाई भी खाते हैं, और इस उम्र में भी इनकी सेहत एकदम फर्स्ट क्लास है। और उसके बावजूद भी आप इन पर ये जुल्म क्यों कर रही हो? ऐसा मत कीजिए ना भाभी। मैंने स्पेशली पापा जी के लिए कितने प्यार से ये पकवान बनाए हैं, वो भी पूरे दिल से बनाए हैं। अरे ओ नासपीटी, खुद तो कभी कुछ बनाएगी नहीं अपने ससुर के लिए, लेकिन अपनी मेहनती और गुणवान देवरानी को जरूर रोकेगी। देखिए माँ जी, अगर पापा जी की सेहत इस उम्र में भी अच्छी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसका गलत फायदा उठाएं। अगर इन्हें कुछ खाना ही है तो इतना भी नहीं खाए ना इसे। भगवान ना करे कि ये सब खाना खाकर इनकी तबीयत बिगड़ जाए। बड़ी बहू, अपनी गंदी जुबान बंद करो। अरे तुम्हारा मुंह है या गटार, जब देखो तब गंदी बकती रहती हो। कभी तो शुभ शुभ बोल दिया करो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मोना भाभी के मन में सबके लिए इतनी खटास क्यों भरी है। अरे हम सब आपके अपने ही है ना, कोई दुश्मन देश के वासी है क्या जो आप हमसे ऐसा बर्ताव करती हो? देखो चेतना, मैं भी आप सबको अपना मानकर ही ये सब कहती हूँ। अब आप सबको मेरी बातें कड़वी और खट्टी लगती है तो इसमें आप सबका दोष है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अब जाइए, जो करना है कीजिए। मुझे क्या, मैंने तो सबके अच्छे के लिए ही बोला था, लेकिन आप लोगों को तो मेरी कोई बात पचती ही नहीं है। हाँ हाँ, चल फुट यहाँ से। और त्रिलोकी जी, आप खाना खाइए। फिर एक दिन, अंकित, तुम कब से एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पर हो? अरे ऐसे कब तक घिसते रहोगे? अपने करियर के ग्राफ में कोई बदलाव लाना है या नहीं तुम्हें? लेकिन मोना, मैं इस जॉब में बहुत खुश हूँ और मेरा अब इतने सालों का एक्सपीरियंस भी तो बन चुका है। मेरी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो फिर और मुझे क्या चाहिए? देखो अंकित, पैसा तो कैसे भी करके कमाया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन काम में कोई प्रोग्रेस भी तो होनी चाहिए ना। अब देवर जी को ही देख लीजिए, दूसरे शहर में बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय से मैनेजर बन चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी एक एम्प्लॉय ही हो। अरे अपनी पोस्ट भी बदलो अंकित, वरना यही घिसते रह जाओगे। लोगों के लिए ना सही, लेकिन खुद के लिए ये करो। मोना, तुम्हारा नाम ही निगेटिविटी होना चाहिए। अरे कभी तो कोई मीठी बात कर लिया करो। तुम खाने में दिन रात क्या करेले खाती हो क्या, जो तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट भरी होती है? अरे तुम्हें तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन तुम तो बस डीमोटिवेट ही करती रहती हो। मैं तुम्हें कोई डीमोटिवेट नहीं कर रही अंकित, बल्कि मेरी बातें सबको इसीलिए खटकती है क्योंकि वो सच होती है। श्रेया की तरह झूठे मुंह मीठी बातें नहीं कर सकती मैं, और एक बीवी अपने पति के करियर में प्रोग्रेस तो चाहेगी ही ना। और मैंने वही कहा है तुमसे, थोड़ी ना कुछ गलत कहा है मैंने। इस तरह से मोना और अंकित के बीच में बहस छिड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन घर में किट्टी पार्टी होने वाली होती है। बहू, जल्दी बताओ, कौन सी साड़ी पहनूं मैं? मुझे तो ये गुलाबी वाली साड़ी बहुत पसंद आई है, और ये साड़ी पहनकर तो मैं एकदम हीरोइन ही लगूंगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये गुलाबी साड़ी आप पर बहुत जचेगी और आप बहुत खूबसूरत भी लगोगी इसमें। आज शाम में तो आप कहर ढाने वाली हो। नहीं माँ जी, इस साड़ी को मत पहनिए, क्योंकि ये काफी ओल्ड फैशन और खराब सी हो चुकी है, और इसका रंग भी कितना ढल चुका है, और इसे पहनने के बाद लोग आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे।
क्या? लेकिन ये साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई है और इसने भी तो इसके कितनी तारीफ की है। तू तो चुप ही बैठ मोना बहू। तुझे तो हर चीज में बस कमियां ही दिखाई देती है। मुझे तेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे किसी के लिए अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो उसके लिए कुछ बुरा भी मत बोला कर। निर्लज्ज कही की। आपको जो समझना है समझ लीजिए माँ जी, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसी हूँ। जो सही है वही बोलूंगी। उसके सिवा फालतू में किसी की नजर में अच्छा बनने के लिए झूठ मूठ का मीठा नहीं बोल सकती मैं। वैसी हरकतें तो सिर्फ नालायक लोग ही करते हैं। हाँ हाँ, हमें भी अच्छी तरह से पता है कि कौन कितना नालायक है और कौन कितना लायक। मैं तो आज यही साड़ी पहन कर जाऊंगी। फिर सुशीला वही गुलाबी साड़ी पहनती है, जिसके बाद शाम में सारी औरतें घर पे किट्टी पार्टी करने के लिए आती हैं। तब वो सुशीला को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। अरे सुशीला, तुम्हारे इतने बुरे दिन कब से आ गए? अरे ये कौन सी पुरानी साड़ी पहनी है तूने? सच में सुशीला, एकदम जोकरनी लग रही है तू। अरे इससे अच्छी साड़ी तो गली की कचरे वाली पहनती है रे। और नहीं तो क्या सुशीला, तू तो एकदम एंटीक पीस लग रही है। तेरा तो कुछ नहीं हो सकता बाबा। अरे तेरे पास कोई अच्छी वाली साड़ी नहीं थी क्या, जो ये खटारा सी साड़ी पहनकर आ गई तू? शी बाबा, तुझे देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया। सबकी बातें सुनकर सुशीला को काफी बुरा लगता है और वो शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेती है। फिर औरतों के जाने के बाद वो काफी दुखी भी होती है। तभी वहां पर चेतना आती है और वो सुशीला और बाकी घर वालों को बताने लगती है, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है माँ, क्योंकि वो एक नशेड़ी आदमी है। मोना भाभी सही कह रही थी। आज मैंने खुद अपनी आंखों से उसे नशा करने के चक्कर में पुलिस के वैन में जाते हुए देखा है। क्या? हाँ माँ, हम लोग तो बिना वजह मोना भाभी को कोसते रहे क्योंकि उनकी जबान कटती है, लेकिन ऐसी बात ही नहीं है माँ, क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है और उसके पीछे उनका प्यार छुपा होता है और हमारे लिए फिक्र छुपी होती है। हाँ चेतना बेटी, तो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि आज सुबह ही मोना बहू ने मुझे यह गुलाबी साड़ी पहनने से रोका था, लेकिन फिर भी मैंने इसे पहन लिया। मुझे तो ऐसा लगा था कि मोना बहू जानबूझकर इसकी बुराई कर रही है, लेकिन सच में तो वो मेरी फिक्र कर रही थी ताकि मेरी बाकी औरतों के सामने इज्जत ना जाए। लेकिन ये करमजली श्रेया, ये तो बस मेरी झूठे मुंह तारीफ करते जा रही थी। नहीं माँ जी, वो साड़ी तो सच में बहुत अच्छी थी। चुप करो श्रेया बहू, तुम एक मीठी छोरी हो। तुम्हारी हरकतें हम समझ चुके हैं। अरे उस दिन भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाकर मेरा पेट रात में बहुत दर्द कर रहा था। मुझे भी मोना बहू की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें माफ कर दो बहू, हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा है, बुरा समझा है, लेकिन तुम्हारी बातों के पीछे का प्यार और स्नेह हम कभी देख ही नहीं पाए। हाँ बहू, माफ कर दे हमें। हाँ मुन्ना, खामोखा गुस्सा कर बैठा मैं तुम पर, लेकिन उस रात के बाद मैंने तुम्हारी बात पर काफी सोचा है और मुझे अब अपने करियर में आगे जाना है। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो मुझे बस डिमोटिवेट ही कर रही हो और ये देख ही नहीं पाया कि तुम्हारी उन्हीं बातों में चिंता और परवाह भी मौजूद है। और ये बात मुझे बाद में समझ आई मोना। आई एम रियली सॉरी। सॉरी भाभी और थैंक यू, मुझे उस नशेड़ी की बीवी बनने से बचाने के लिए। आप सच में बहुत अच्छी हो भाभी। इस तरह अंत में मोना से सभी लोग माफी मांगते हैं। वही दूसरी तरफ श्रेया की सारी चालें नाकाम पड़ जाती हैं और अब उसकी मीठी बातों का उनके घर वालों पर कोई असर नहीं पड़ता। चंद्रिका अपने छोटे बेटे रजत
और बड़े बेटे नवीन के साथ रहती है। नवीन और उसकी बीवी सरिता को एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम गोलू होता है। नवीन एक सरकारी नौकरी करता है। वही उसका छोटा भाई रजत एक कम तनख्वाह वाली कंपनी में काम करता है और उसकी हाल ही में मोना नाम की एक लड़की के साथ शादी हुई होती है। एक दिन नवीन अपने कमरे के लिए नया एसी लाता है। ये देखकर मोना और रजत को काफी जलन होने लगती है। माँ जी, देखिए ना, नवीन भाई साहब ने अपने और भाभी के कमरे के लिए बराबर एसी लेकर आए हैं, लेकिन आपके या हमारे बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। अभी गर्मी के दिन आने वाले हैं, तो हमें भी गर्म होगा ना। और आपको तो हमसे ज्यादा गर्मी होती है माँ, और आपको वो सहन भी नहीं होती। हमारा ना सही, लेकिन कम से कम आपके बारे में तो भैया को सोचना चाहिए था। अरे ठीक है ना, उसमें क्या है, अब उसके पास उतने पैसे हैं, इसीलिए वो लेकर आया है। मेरा क्या है, इतने सालों से तो मैं ऐसी ही रह रही हूँ, तो आगे भी रह लूंगी। और अगर तुम्हें भी ऐसी चाहिए तो तुम भी अपने पैसे से लेकर आओ। अब आगे तुम्हारी मर्जी है बेटा। मोना की जेठानी सरिता वैसे तो अनपढ़ होती है, लेकिन वह स्वभाव से काफी अच्छी और एकदम सर्वगुण संपन्न बहू होती है। एक दिन जब घर पर मेहमान आते हैं, तभी वो सरिता के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है सरिता बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। इतनी अच्छी पाव भाजी तो मैंने आज तक नहीं खाई। सच में चंद्रिका, मानना पड़ेगा तेरी बहू को। तेरी बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छी है। वही दूसरी तरफ तेरे छोटे बहू का हाथ का हलवा, अरे वो तो एकदम फीका फीका सा लग रहा है। खैर देख छोटी बहू, अपनी जेठानी से कुछ सीख लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहमानों की बातें सुनकर मोना को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रसोई में जाकर सरिता से कहती है, भाभी, कभी तो मुझे भी मौका दे दिया करो। हर वक्त बस खुद ही अच्छा काम करके अपनी तारीफें बटोरती रहती हो। लेकिन मोना, मैंने तो बस हमेशा की तरह ही खाना बनाया है और मेहमानों को वो पसंद आ गया, इसीलिए उन्होंने मेरी तारीफ की। ओ प्लीज भाभी, ज्यादा भोली मत बनो, क्योंकि आप उतनी भोली नहीं हो। और हाँ, चाहे आपकी कोई कितनी भी तारीफें क्यों ना कर ले, आप मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक अनपढ़ हो, अनपढ़, और मैं पढ़ी लिखी हूँ। इतना कहकर मोना वहां से चली जाती है और तभी चंद्रिका वहां पर आती है। इस मोना बहू की तो ऐसी की तैसी, इसे तो मैं अभी सुनाती हूँ। ऐसे कोई बात करता है क्या अपनी जेठानी से? जाने दीजिए ना माँ जी, मोना मुझसे छोटी है और उसे भले ही बाहरी दुनियादारी और कामकाजी चीजों की समझ है, लेकिन रिश्तों की नहीं है। उसे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, इसीलिए आप जाने दीजिए। सरिता के कहने पर चंद्रिका मोना से कुछ भी नहीं कहती। फिर एक दिन अचानक से नवीन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। नवीन की मौत के बाद सरिता और उसके पूरे परिवार को बहुत दुख होता है। चला गया रे मेरा बेटा नवीन, तू अपनी माँ को छोड़कर क्यों चला गया बेटा? अब मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना, मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ जी, संभालिए अपने आप को। नवीन के जाने के बाद सरिता तो मानो सदमे में ही जा चुकी थी और अब तो वो शांत शांत ही रहने लगती है। अब नवीन के जाने के बाद सरिता की पेंशन चालू हो जाती है, लेकिन नवीन का बैंक अकाउंट और बाकी की सारी चीजें रजत ही संभालता है और वो लोग सरिता को उसके पेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताते। रजत, अगर सरिता भाभी को उनकी पेंशन के बारे में पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं मोना, तुम खामखा चिंता कर रही हो। वो ठहरी जाहिल गवार, उन्हें तो पेंशन ये शब्द बोलने भी नहीं आता होगा।
रजत और मोना अब चंद्रिका को सरिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। माँ जी, भाभी कब की गई है बाजार में सामान लेने, अभी तक वापस नहीं आई। परसों भी मेरी सहेली बता रही थी कि भाभी पार्क में किसी आदमी के साथ काफी समय तक बात कर रही थी। वैसे तो भाभी ऐसा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अब तो वो विधवा हो चुकी है, इसीलिए उन्हें ये सब शोभा नहीं देता माँ। और रही बात उनके इस बर्ताव की, तो एक औरत अकेली नहीं रह सकती। भैया के जाने के बाद कहीं वो किसी गलत दिशा में ना अपने कदम बढ़ा ले। हाँ रजत बेटा, मोना बहू, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अब सरिता बहू पर नजर रखा करूंगी। बहुत हुआ उसका, वो अब एक विधवा है और एक विधवा को अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब चंद्रिका रजत और मोना के बहकावे में आकर धीरे धीरे सरिता के प्रति बुरा सोचने लगती है। माँ, भैया की पेंशन भी हम अपने पास ही रख लेते हैं। अगर सरिता भाभी को पता चला तो वो ना जाने इसका कैसे इस्तेमाल करेगी। हाँ माँ जी, इसमें मैं भी रजत के साथ हूँ। ठीक है बच्चों, तुम दोनों ही संभाल के रखो इस पेंशन को, वरना अगर ये पैसे उस कलमुही के हाथों लग गए तो ना जाने कैसे संभाल पाएगी वो, आखिर अनपढ़ जो ठहरी। अब रजत और मोना सरिता की पेंशन के पैसों पर ऐश करने लगते हैं। फिर एक दिन वो किसी जगह पर घूमने जा रहे होते हैं। तभी सरिता उनसे कहती है, अरे मोना, देवर जी, आप दोनों घूमने जा रहे हो, लेकिन पिछले महीने तो देवर जी ने कहा था कि इनके पास पैसों की समस्या हो गई है, और तो और अब कोई भी प्लान बनेगा तो वो सीधे 6 महीनों बाद ही बनेगा। हाँ तो कहा होगा उसने, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ना, उससे आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? अरे नहीं मोना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। देखो भाभी, वो समस्या थी, अब टल गई है और अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं। अब आप टोकिए मत हमें और जाने दीजिए। चलो मोना, ठीक से जाओ बच्चों। और तू नालायक, चल अंदर, बड़ी आई चपड़ चपड़ करने वाली। जाकर घर के सारे काम निपटा। यहाँ वकीलों की तरह सवाल पे सवाल करे जा रही है। लेकिन माँ जी, मैं तो बस वो। अरे मैंने कहा ना, जा अंदर। एक बार बोली हुई बात समझ में नहीं आती क्या तुझे? दूसरों के हाव भाव देखने से पहले खुद के देख। शाम को इतनी देर तक कहाँ गुल खिलाने जाती है तू? और हाँ, ये सजना सवरना भी बंद कर दे। तू मेरे नवीन की विधवा है, समझी कि नहीं? माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? आप पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही हो? क्योंकि नवीन के जाने के बाद तुझमें जो भी बदलाव आए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसीलिए मेरा ऐसा बर्ताव करना जायज है। बेशरम कही की। घर में अब धीरे धीरे सरिता की इज्जत कम होने लगती है। चंद्रिका, रजत और मोना तो मानो उसे एक मुफ्त की नौकरानी की तरह ही ट्रीट करते हैं। वो लोग अपने लिए बराबर सरिता के पेंशन के पैसे उड़ाते रहते हैं, लेकिन जब सरिता को कोई जरूरत होती है तब उसे कोई पैसे ही नहीं देता। माँ जी, देवर जी, मुझे बहुत बुखार आया है, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा, वरना कहीं कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। अगले हफ्ते से गोलू की परीक्षा भी है। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा? ओफो भाभी, हल्के से बुखार के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है क्या आप भी? अरे मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। डॉक्टर के नाम पर पैसे लेकर ये कहीं और तफरी करने चली जाएगी। अरे तुझे तो बस पंछी की तरह उड़ने को आता है और कुछ नहीं। देखो भाभी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं मेडिकल से दवाई मंगवाता हूँ। लेकिन देवर जी, मुझे डॉक्टर जी से एक इंजेक्शन लेने दीजिए।
उनके एक इंजेक्शन से ही मुझे तुरंत फर्क पड़ जाएगा। नहीं मतलब नहीं, जा जाकर आराम कर। रजत दवाई मंगवा रहा है ना, फिर भी तुझे बाहर जाने की क्यों पड़ी है? ठीक है माँ जी, माफ कर दीजिए। इस तरह पति के जाने के बाद बेचारी सरिता के घर में जो भी कोई बची कुची इज्जत होती है वो भी खत्म हो जाती है। फिर एक दिन सरिता सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गई होती है। तभी उसे वहां पर उसकी एक पुरानी सहेली रेनू मिलती है। अरे रेनू, कैसी है तू? बड़े दिनों बाद मिली। हाँ सरिता, मैं ठीक हूँ। तू बता, तेरे पति के देहांत की खबर सुनी थी मैंने, काफी बुरा लगा मुझे। हाँ रेनू, अब क्या करे, घड़ी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो कोई बता नहीं सकता। वो तो है सरिता, लेकिन घर पर सब कैसा है? तुझे तेरी पेंशन तो आती ही होगी ना? मतलब मेरी पेंशन? पेंशन तो बूढ़े लोगों को आती है ना रेनू। नहीं सरिता, तेरा पति एक सरकारी नौकरी में था, इसीलिए उसकी मौत के बाद तुझे पेंशन आनी चाहिए। नहीं रेनू, मुझे तो अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली। क्या? नहीं सरिता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुझे एक बार तेरा पति जहाँ पर काम करता था वहां जाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए। रेनू के समझाने पर सरिता के दिमाग में अब पेंशन के बारे में ही चलने लगता है और वो तय करती है कि घर जाकर सबसे पेंशन के बारे में जरूर पूछेगी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब वो देखती है कि चंद्रिका, मोना और रजत आपस में सरिता के पेंशन के बारे में ही बतिया रहे हैं। ये देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए यह नई साड़ी लाई है, और मोना तुम्हारे लिए यह गहने। अरे वाह रजत, क्या बात है, ये गहने तो बहुत ही सुंदर है। वो तो अच्छा है कि सरिता की पेंशन आती है, उसके चलते ही हम इन सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। तीनों की आपस में हो रही बातों को सुनकर सरिता समझ जाती है कि उन तीनों ने ही उसकी पेंशन का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो इसका मतलब आप तीनों ने ही मुझसे मेरे ही पेंशन की बात छुपाई। ये आप लोगों ने सही नहीं किया मेरे साथ। वो भाभी। चुप रहो मोना, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाली। आप लोगों को क्या लगा मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, इसीलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे अपनी सहेली ने एक विधवा के पेंशन के बारे में बता दिया है और वही मैं सोचूं, घर में अचानक से इतना सारा खर्चा कैसे हो पा रहा है? आप तीनों मेरे और गोलू के हक के पैसे अपने अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ तो क्या हुआ उसमें? ये मेरे ही बेटे के मेहनत के पैसे हैं और तेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? गोलू को तो हम संभाल ही रहे हैं ना, और तेरा खर्चा उसे भी तो हम ही उठा रहे हैं। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। नहीं, आप मेरा कोई खर्चा नहीं उठा रहे, बल्कि मेरे साथ नौकरों से भी बदतर पेश आ रहे हैं। आप लोगों ने तो मुझे एक काम वाली बाई समझ कर रखा है। जो मुंह में आता है वो बस बोलते ही जाते हो, और मुझे मेरे हक का पेंशन चाहिए मतलब चाहिए। वो मेरे पति की कमाई है, मेरे बेटे के पिता की कमाई है। उनके इन मेहनत के पैसों से आप अपने ये फालतू के खर्चे नहीं कर सकते। समझ गए आप तीनों? इसीलिए अब से मैं अपना पेंशन लेकर ही रहूंगी, और अगर नहीं दिया तो क्या कर लोगी आप? हाँ, मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगी और साथ ही इस घर के चिराग यानी मेरे बेटे गोलू को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। फिर मजे लेते बैठना पैसों के। आप तीनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे अनपढ़ होने का गलत फायदा उठाया है। गोलू को ले जाने की बात सुनकर चंद्रिका बहुत परेशान हो जाती है। ना ना बहू, ऐसा मत करना। गोलू तो मेरे नवीन की आखिरी निशानी है, उसका वो अंश है
उसे हमसे अलग मत कर बहू। हाँ भाभी, और कोर्ट कचहरी भी मत कीजिए। हम आपको आपकी पेंशन दे देंगे और हमें माफ कर दीजिए भाभी। हाँ भाभी, वरना हम फंस जाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। सरिता के बदले हुए रूप को देखकर घर के सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और उसे उसके हक का पेंशन दे देते हैं, जिसके बाद वो उसी घर में अपने अधिकार के साथ रहने लगती है और उन पेंशन के पैसों से वो अपने बेटे गोलू का भविष्य संवारती है। वर्षा अपनी सास सुमित्रा और जेठानी नायरा के साथ रहती है। नायरा एक अमीर घराने की लड़की होती है, इसीलिए उसमें फूट फूट कर घमंड भरा होता है। वो कुछ भी काम नहीं करती और सारा काम अपनी देवरानी से ही कराती है। अरे ओ वर्षा, कहाँ रह गई मेरी कॉफी? अब तक बनी क्यों नहीं? ये लीजिए भाभी, आपकी कॉफी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर हुआ तो मुझे कितना गुस्सा आता है। तो तुम सारे काम लेट क्यों करती हो? वो दरअसल। अच्छा छोड़ो, अब झाड़ू बनकर सफाई मत देती बैठो। जाओ, जाकर मेरे जो कपड़े पड़े हैं उन्हें धो दो। और हाँ, मैं आज शाम को पार्लर जा रही हूँ, इसीलिए माँ जी ने मुझे दिया गया सब्जी काटने का और छत साफ करने का काम तुम्हें ही करना होगा। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जाओ, जितना कहा है उतना करो। उतने में वहां पर उनकी सास आ जाती है। अरे ओ बड़ी बहू, तूने अपनी देवरानी को क्या नौकरानी समझ के रखा है? जब देखो तब उससे ही काम करवाती रहती हो और तुम्हें दिए गए सारे काम भी उसके माथे मार देती हो। माँ जी, आप हम दोनों देवरानी और जेठानी के बीच में नहीं बोल सकती। काम चाहे वो करे या मैं, काम सिर्फ पूरा होने से मतलब रखो आप। माँ जी कुछ भी गलत नहीं कह रही, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ। आपको अपने काम खुद करने चाहिए। आप मेरी जेठानी हो, सास नहीं। तूने एकदम सही कहा छोटी बहू, लेकिन मैं एक अमीर घराने से आई हूँ और मुझे ये सारे काम नहीं आते क्योंकि वहां मैं थाट बाट में रही हूँ। अरे अगर तू इतनी ही अमीर है तो रख लेना अपने लिए नौकरानी। वैसे तो तुझसे कोई काम भी नहीं होते। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और नायरा भाभी, आपके पास तो नौकरानी रखने के लिए पैसे भी होंगे ना? वो। नायरा का दिमाग कुछ सेकेंड्स के लिए हैंग हो जाता है। अमीर तो वो थी, लेकिन अपनी जेब से पैसा निकालने के लिए हर किसी का दिमाग बंद पड़ जाता है। क्या हुआ नायरा बहू, तो चुप क्यों है? रखूंगी ना, बिल्कुल रखूंगी अपने लिए नौकरानी। अरे ये तो बहुत ही मामूली बात है मेरे लिए। 24 घंटे में ढूंढ ढूंढ कर नायरा अपने लिए नौकरानी लाती है, जिसका नाम फुलझड़ी होता है। वर्षा, माँ जी, मेरी नौकरानी से मिली, ये है फुलझड़ी। और हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए, ये सिर्फ मेरी ही नौकरानी है। तो वर्षा की बच्ची, तुम इससे अपना कोई काम करवाने के बारे में सोचना भी मत। आप चिंता मत कीजिए नायरा भाभी, मुझे अपना काम अपने हाथों से करने में ही मजा आता है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। चलो चलो, भंकसबाजी बंद करो। ओ मैम साहब, कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ काम करने आई है तो मेरे कुछ टर्मिनेशन और कंडीशनर है। क्या? मैं रोज सुबह 8 बजे के बाद ही उठेगी और रात को 11 बजे के पहले सो जाऊंगी। मेरे को नींद में कोई चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है, समझ लेना। और मैं रसोई में नहीं सोएगी, मेरे लिए भी एक अलग कमरा होना चाहिए। जो सब खाएंगे मैं भी वही खाएगी। मेरे 2 फेवरेट सीरियल है, सासू जी ने मेरी कदर न जानी और ससुराल पायल का। इन दोनों को मैं रोज किसी भी हाल में देखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? भाभी, इस फुलझड़ी की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे नहीं बल्कि ये आपको काम पर रख रही है। सच में
ये तो अपने नाम की तरह ही फुलझड़ी जैसी है। वेरी गुड। इस बड़ी बहू को ऐसी ही नौकरानी मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ, काम पर लग जाओ। पहले मेरे कमरे में झाड़ू लगाओ और फिर आगे के काम में तुम्हें बाद में समझाऊंगी। ठीक है, एक कच मिनट। मैं ये मेरे कान में लगा देती है। ये क्या, तुम ईयरफोन्स क्यों पहन रही हो? अरे मेम साहब, क्या बातें करती हो तुम भी। अरे ईयरफोन क्या अचार डालने के लिए लगाते हैं? मैं ये ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन सुनकर काम करेगी। ये भी मेरे टर्मिनेशन और कंडीशनर का ही हिस्सा है। हे भगवान, ऐसे कितने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है तुम्हारे? ढेर सारे हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देती रहेगी। डोंट वरी, बिकॉज आई एम लई भारी। ऐ डाले जिंग 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 जिंगाट जिंग 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 जिंगाट। हो गॉड। ये तो बस ट्रेलर है माँ जी, पिक्चर तो अभी बाकी है। देखना कैसे ये मेरी जेठानी की नौकरानी उसका खून चूस चूस कर ही उसकी अक्ल ठिकाने पर लाती है। एक रोज फुलझड़ी नायरा के लिए उसकी डाइट वाली स्मूदी बनाती है। तभी नायरा को उसे खाते वक्त उसमें चीनी का स्वाद आता है और वो फुलझड़ी पर चिल्ला पड़ती है, अरे ओ डफ्फो, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें मैंने कहा था ना कि ध्यान से वो वीडियो देखकर वैसी ही स्मूदी बनाना। तुमने उसे शुगर फ्री बनाने की जगह उसमें शुगर ही डाल दिया। नॉनसेंस। अच्छा गावात, सॉरी मेम साहब, वो गलती से मिस्टेक हो गई। मैं दूसरा बना देती है आपके लिए। काई को इतनी ज्वालामुखी की तरह फूटे जा रही हो? मेरी डाइट का तो तुमने सत्यानाश ही कर दिया है। अब मैं क्या करूं? जब देखो तब ईयरफोन्स लगाकर गुनगुनाती रहती हो, ठुमक ठुमक कर झाड़ू मारती हो, कुछ काम ढंग से नहीं करती। फुलझड़ी और नायरा की बातें सुनकर सुमित्रा और वर्षा पेट दबा दबा कर हंसती है। जब मैं भाभी के काम किया करती थी तब बिना कुछ कहे और बिना कोई गलती किए सारा काम कर देती थी, लेकिन अब ये नौकरानी, इसे इतने पैसे देने के बाद भी ये कोई काम ढंग से करती ही नहीं। ऐसा ही होना चाहिए भाभी को। और नहीं तो क्या, बहुत उड़ती थी ये। अब बस यही देखना है कि उसकी ही नौकरानी इसके पर कैसे काटती है। फिर एक दिन फुलझड़ी नायरा के कमरे में सफाई कर रही होती है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सो निकम्मी, सो नालायक, जस्ट फीलिंग लाइक अ थप्पड़ से गाल सुझाव। आई शपथ, आप ऐसा मेरे को क्यों बोल रही हो मेम साहब? कभी तुमने बिना गुनगुनाए और बिना फालतू की बकवास किए कोई काम किया है? ये देखो, ये गुलाबी साड़ी धोकर इसे अच्छे से प्रेस कर देना, क्योंकि कल मुझे एक फंक्शन अटेंड करना है। ठीक है मेम साहब, बिंदास रहो आप। मैं आपका काम एकदम मस्त पैकी कर देगी। लेकिन अगले दिन नायरा देखती है कि फुलझड़ी ने उस गुलाबी साड़ी की जगह दूसरी नीली वाली साड़ी को धोकर प्रेस कर दिया है। ये देख वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला पड़ती है, फुलझड़ी! क्या हुआ मेम साहब? दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया या अपनी ही मेकअप से भरी शक्ल को आईने में देख लिया? क्यों इतना गला फाड़कर चिल्ला रही है आप? अरे निकम्मी बेवकूफ औरत, तुम्हें मैंने क्या कहा था कि मेरी गुलाबी साड़ी को धोकर प्रेस कर देना, तो तुमने ये नीली वाली साड़ी क्यों प्रेस करके रख दी? जब मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देती हूँ तब क्या तुम नशे में रहती हो क्या? नाक में दम करके रखा है तुमने मेरे। माफ करना मेम साहब, वो गलती हो गई। बेचारी मेरी जेठानी बुरी तरह फंस गई है इस नौकरानी को रखकर। माँ जी, मुझे अपनी जेठानी पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन ये सब देखकर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हाँ छोटी बहू, बात तो तूने एकदम सही कही। फिर एक दिन नायरा अपना मेकअप किट ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे मिलता ही नहीं।
फिर वो फुलझड़ी को बुलाकर उसे ढूंढने को कहती है और तब उसे पता चलता है कि फुलझड़ी ने वो मेकअप किट किसी सूटकेस में रख दिया है। पागल औरत, तुम्हें मैंने पहले दिन ही बताया था कि कौन सा सामान कहाँ पर रखना है। एक ही कमरे की सफाई करनी रहती है तुम्हें, वो भी ढंग से नहीं कर पाती तुम। इतनी कैसे दिमाग से पैदल हो सकती हो तुम? बस दिन रात फोन और ईयरफोन और रात में टीवी, बस इसी में ध्यान रहता है तुम्हारा। ब्लडी इडियट, मेरे डाइट से लेकर मेरी लाइफ की हर एक चीज को बिगाड़ कर रख दिया है तुमने। ए सुकट बम्बिल, तेरे डाइट और तेरी लाइफ दो गंचा नाना चिटांग। तू अपने पैसे तेरे पास ही रख, मैं अब तेरे पास काम नहीं करेगी। छोटी छोटी बातों पर टोकम टाकी, हर रोज तेरे फटे हुए ढोल जैसी आवाज की चिक चिक, मेरे को नहीं जमेगा। मैं एक मॉडर्न नौकरानी है, ओल्ड फैशन नहीं। अगर तुझे मेरी जैसी नौकरानी नहीं पसंद तो तू भाड़ में जा, मैं तो चली। क्या? अरे रुक जाओ फुलझड़ी, फुलझड़ी। फुलझड़ी अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है और नायरा अपना सर पकड़ लेती है। तभी वहां पर सुमित्रा और वर्षा आती है। क्यों बड़ी बहू, पड़ गई ना नौकरानी महंगी? भाभी, अपने काम हमें खुद ही करने चाहिए, क्योंकि हमारे कामों को कैसे करना है ये सिर्फ हमें ही अच्छी तरह से पता होता है, तो दूसरों पर क्यों निर्भर रहना? हाँ वर्षा, शायद तुम सही कह रही हो। अगर मैं अपने काम करने लगूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और साथ ही साथ थोड़ा बदन हिलाने से तेरा फिगर भी मस्त बन जाएगा। मुझे माफ कर दो वर्षा, मैंने तुमसे जितना काम करवाया उतना ही उस नौकरानी ने मेरा खून चूसा। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने सारे काम खुद करूंगी और साथ ही एक अच्छी बहू बनकर अपना बहू धर्म निभाऊंगी और वर्षा के साथ साथ घर के सारे काम भी करूंगी। ये हुई ना बात। और इस तरह अंत में नायरा सुधर जाती है और वो उस दिन के बाद से अपनी देवरानी के साथ घर के सारे काम करती है।